वेलकम दोस्तों। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। अर्थात राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जब कोई अपने राष्ट्र से प्रेम करता है तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसकी बीजारोपण कब हुई थी? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल कब से कब तक माना जाता है? तो 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के काल को पुनर्जागरण का काल माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और इसमें राष्ट्रवाद और ज्यादा उन्नत रूप में प्रकट हुई। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के आक्रमण से भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय नेपोलियन के आक्रमण के समय हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के समय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे उच्चतम लोगों का वर्ग जिसमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते हैं, उन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता है। पुराने जमाने में फ्रांसीसी क्रांति के समय इन्हीं लोगों का कब्जा था। यही लोग शासन कार्य में अपना वर्चस्व रखते थे। शासन कार्य में इन्हीं लोगों का हस्तक्षेप था। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो राजनीति को अभिजात वर्ग से बाहर निकालकर, परिवेश से बाहर करके उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया गया। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर आक्रमण किया था तो उसने राष्ट्रवाद को अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। वियना कांग्रेस क्या है? तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। वियना कांग्रेस यह एक यूरोपीय देशों के राजदूतों का सम्मेलन था जो सितंबर 18 से लेकर 14 जून 1815 के बीच ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित की गई थी। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 14 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना की जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उदारवादी किसे कहते हैं? तो उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद जो होते हैं वह तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देते हैं। उदारवादी जो होते हैं वह तेजी से बदलाव और विकास को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। रूढ़िवादी से क्या समझते हैं? तो ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा स्थापित संस्थाओं, यहाँ पे स्थापित होगा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। जो रूढ़िवादी होते हैं वह पुरानी परंपरा को मानते हैं और स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर ज्यादा जोर देते हैं और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। उदारवादी के ठीक उल्टा जो होता है वह रूढ़िवादी होता है। वियना सम्मेलन को समझ लेते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुई। उसके बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई।
जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद एक सम्मेलन बुलाया गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, नेपोलियन के युद्धों ने जो अस्त व्यस्त कर दिया था उसको समाप्त करके फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। मेटरनिख युग की शुरुआत 1815 ईस्वी में हुई थी तथा इसका अंत 1848 ईस्वी में हुई थी। तो मेटरनिख युग से क्या समझते हैं? वियना सम्मेलन के माध्यम से एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा दूसरी तरफ मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इसने इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा। फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। फ्रांस में जो बुर्बो राजवंश था उसको हटा दिया था नेपोलियन ने, लेकिन वियना सम्मेलन के तहत फिर से फ्रांस में पुरातन व्यवस्था के तहत बुर्बो वंश की स्थापना की गई। बुर्बो वंश को राजगद्दी सौंपी गई। वियना सम्मेलन तो हम लोग जान लिए, अब जानते हैं विचारधारा को। विचारधारा किसे कहते हैं? तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। एक खास प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले, सूचित करने वाले विचारों के समूह को विचारधारा कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वह यही है, फ्रांस। यहीं फ्रांस से यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ था और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया था। नेपोलियन का शासन काल को जान लेते हैं। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिया। यहाँ पे स्थापित हो गया। नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804 ईस्वी में लाया, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया। कानून के नजर में सबको बराबर कर दिया। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। लोगों को बहुत अच्छा लगा। नेपोलियन का शासनकाल लोगों को बहुत अच्छा लगा और इसने राष्ट्रवाद को सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था। नेक्स्ट है जागीरदारी किसे कहते हैं? तो जिसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जागीरदारी का अर्थ होता है किसान, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा जो तैयार सामान था उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था, जिसे जागीरदारी कहा जाता था। राष्ट्रवाद के निर्माण को जानते हैं। तो राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? यूरोपीय समाज की संरचना थी। उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी और क्रांतिकारी, यह सब राष्ट्रवाद के निर्माण में सहायक हैं। यूरोपीय समाज जो था वह 19वीं शताब्दी के पहले दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, और दूसरा वर्ग था निम्न वर्ग, जिसमें कृषक वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग में पादरी आते थे और बड़े बड़े उच्च लोग आते थे, और निम्न वर्ग में कृषक वर्ग आते थे। बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, जिसमें व्यापारी, छोटे छोटे किसान और जो शिक्षक, वकील, यही सब लोग आते थे। वियना सम्मेलन के बारे में फिर से इसके पहलू को जान लेते हैं। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। मेटरनिख ने इटली, जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे सभी देश प्रभावित हुए।
वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था फिर से पुरातन व्यवस्था को लागू करना, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे सभी देश प्रभावित हुए और सभी देशों का एकीकरण हो पाया। वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाई गई थी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बुर्गो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस में जब नेपोलियन आक्रमण किया था तो उसने बुर्गो राजवंश को खत्म कर दिया था, लेकिन जब वियना सम्मेलन हुआ तो उस सम्मेलन में फिर से बुर्गो वंश को स्थापित किया गया तथा बुर्गो वंश का जो शासक था लुई 18वां, उनको फ्रांस का राजा बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने इटली, जर्मनी के अलावा फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे सभी देश प्रभावित हुए। लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पे स्थापित होगा तो लुई 18वां ने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को अच्छी से समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से 2 जून 1814 को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। यह है चार्ल्स दस के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1814 ईस्वी में जो लुई 18वां था, उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए, जो 1848 ईस्वी तक चलते रहे। लेकिन बीच में चार्ल्स 10 कुछ परिवर्तन किए, जिसके कारण जुलाई 1830 की क्रांति सामने आया। अब जुलाई 1830 की क्रांति को समझ लेते हैं। चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। चार्ल्स 10 के द्वारा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिग्नेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना की। बताए हैं अभिजात वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग आते थे, उसे अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो चार्ल्स 10 ने अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या निकला? तो इसका परिणाम निकला कि चार्ल्स 10 राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्गो वंश के शासन का अंत हो गया। तो फ्रांस में फिर से 1815 ईस्वी में बुर्गो वंश की स्थापना की गई थी, लेकिन चार्ल्स 10 के कारण फ्रांस में फिर से 1830 ईस्वी में बुर्गो वंश के शासन का अंत हो गया। अब जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव जानते हैं। इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्रांति ने फ्रांस के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध किया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांस के फिर से पुराने सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया और वियना कांग्रेस का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को निर्मूल व्यर्थ सिद्ध कर दिया और फिर से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना का उदय हुआ। इस क्रांति से इटली,
जर्मनी, यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। जुलाई 1830 के क्रांति के कारण ही इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड और हंगरी में आंदोलन होने शुरू हो गए। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस में 1848 की क्रांति हुई। जब बुर्बो वंश 1830 ईस्वी में समाप्त हो गया तो उसके स्थान पर आर्लेन्स वंश आया, जो गद्दी करने लगा, और आर्ले वंश का जो शासक था लुई फिलिप था। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ, यानी चार्ल्स 10 के बाद लुई फिलिप ही आया था, जो आर्लेन्स वंश का शासक था, इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी और इसको भी गद्दी छोड़कर फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। तो जान लेते हैं हम लोग 1848 की क्रांति क्या है। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। जब फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी तो उस समय चार्ल्स 10 के विरुद्ध क्रांति हुई थी, जो बुर्बो वंश का शासक था। और चार्ल्स 10 जब हट गया, जब वह भाग गया, तो उसके स्थान पर, यानी बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंपी गई। और आर्लेन्स वंश का ही शासक लुई फिलिप था, जो एक उदारवादी शासक था। उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद किया, जो अल्पमत में थे। जो बहुत कम थे पूंजीपति वर्ग के लोग, उन्हें अपने साथ रखना पसंद किया। यानी जो गलती चार्ल्स 10 ने किया था, वही गलती लुई फिलिप करने लगा। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता मिल रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी। लुई फिलिप के शासनकाल में पूरे फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने, जो सुधारवादी थे, उसने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। यही है लुई फिलिप। इस तरह से फ्रांस में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, वह 1848 ईस्वी तक संपन्न हुए। अब इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित किया। 1848 के क्रांति के कारण ही ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था, उसको भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। अब हम लोग जानेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं थी। जैसे इटली में विदेशी देश ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। एकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो एकीकरण का अर्थ होता है एकजुट होना। इटली को एकजुट करने में बहुत सारी भौगोलिक समस्याएं थी। इसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, इसलिए एकीकरण में इनका विरोध अवश्यंभावी था। इसलिए एकीकरण में इन लोगों का विरोध निश्चित तौर पर होना ही था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं कर उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। पोप यह चाहता था कि इटली का एकीकरण धर्म के आधार पर हो, शासकों के नेतृत्व में नहीं हो। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया था, जैसे सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया।
नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुई थी। तो नेपोलियन के पतन के बाद वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली दो राज्यों में विभक्त हो गया और इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। यहाँ पे स्थापना होगा। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेज़नी का संबंध भी कार्बोनरी दल से था। 1830 की क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। जब जुलाई 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई तो इसे इटली भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेज़नी ने भी नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए मेज़नी जो था उसने भी नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया और मेज़नी को इटली से पलायन करना पड़ा। इटली जो है इन नागरिक आंदोलनों का फायदा उठाकर वह एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन बीच में ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर दिया, जिसके चलते मेज़नी की हार हुई और मेज़नी को इटली छोड़कर भागना पड़ा। मेज़नी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेज़नी कौन था? तो मेज़नी साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। मेज़नी में आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। बात से किसी को अट्रैक्ट करना यह गुण इसमें कम थे। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। फिर जो है इसका उद्देश्य जो यंग इटली था उसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। 1834 ईस्वी में मेज़नी ने यंग यूरोप को भी स्थापित किया, यंग यूरोप की स्थापना किया और यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेज़नी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों को भी प्रोत्साहित किया। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था उसको ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेज़नी का आगमन हुआ। मेज़नी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलनों को कुचल दिया गया और इस प्रकार से मेज़नी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया, वह इटली छोड़कर भाग गया। विचारों के टकराव हो गए, जिसके कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और जिसमें जो ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण भी कर दिया गया, जिसमें सार्डिनिया के शासक जो थे चार्ल्स एल्बर्ट, इनकी हार हो गई और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जो जनवादी आंदोलन चल रहे थे वह कुचल दिया गया। मेज़नी की फिर से हार हो गई और वह इटली छोड़कर भाग गया। अब इटली के एकीकरण का दूसरा चरण आया। दूसरा चरण क्या हुआ था? उसमें विक्टर इमैनुअल था और काउंट काबूर जैसे राष्ट्रवादी नेता थे। यही है विक्टर इमैनुअल का पीक। 1848 ईस्वी तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल ही रहे। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का नया शासक आया। विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को
प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर के बारे में जानते हैं। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया के युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि फ्रांस इसके लिए किसी प्रकार का आग्रह नहीं किया था। जो काबूर था वह एक सफल कूटनीतिज्ञ था और वह जो है सबसे बड़ी बाधा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इसलिए वह सोचा कि जब तक ऑस्ट्रिया पराजित नहीं होगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं होगा। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया और 1853-54 ईस्वी में जब क्रीमिया का युद्ध हुआ फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच, तो उसमें यह बिना पूछे फ्रांस की ओर से शामिल हो गया। इसका प्रत्यक्ष लाभ, इसका डायरेक्ट प्रॉफिट जो हुआ वह काबूर को हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में काबूर ने भी इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा कर दिया। जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन III, वह काबूर से एक संधि कर लिया और फ्रांस ने यह आश्वासन दे दिया कि पीडमाउंट को हम सैन्य समर्थन देंगे, हम इटली को सेना का समर्थन देंगे, सेना की मदद देंगे। और बदले में काबूर ने कहा कि हम तुम्हें नीस और सेवाय नामक 2 रियासतें काबूर फ्रांस को देंगे। काबूर ने जो है यह संधि कर लिया कि हम तुम्हें नीस और सेवाय देंगे। काबूर जो था वह फ्रांस से संधि कर लिया कि हम तुम्हें नीस और सेवाय देंगे, बदले में तुम हमें सेना की मदद दोगे। उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन III से संधि कर लिया। काबूर के दृष्टि में बिना जो है वह ऑस्ट्रिया के हराए हुए इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद होने के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में जो संधि किया गया था वह फायदा हुआ और इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोमार्डी पर पीडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूर के समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था, अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन III ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूर का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली की एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। काबूर जो है यह मानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया नहीं हारेगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं होगा, और उसने नीस तथा सेवाय नामक 2 प्रदेश फ्रांस को देने का वादा करके उसने कहा कि तुम हमें सैन्य समर्थन दोगे। और जब सैन्य समर्थन मिला तो उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया और फिर आगे चलकर उसने फ्रांस से कह दिया, जो काबूर था उसने फ्रांस से कह दिया कि अब आपको तटस्थ रहना है, क्योंकि फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन III वह इटली के राष्ट्रवाद से डर गया था और वह यह सोच रहा था कोई हमारे भी देश में राष्ट्रवाद की भावना फिर से उद्धृत न हो, इसलिए वह जो है उसके राष्ट्रवाद से जो है घबरा गया था। नेपोलियन III जो था वह इटली के राष्ट्रवाद से घबरा गया था और उसने वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के बाद अपनी सेना वापस बुला ली और इस तरह से जो है उसने ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच
ऑस्ट्रिया पीडमाउंट जो था वो इटली का हिस्सा था। ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच मध्यस्थता किया, जिससे वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया और पीडमाउंट पर इटली का अधिकार माना गया। यानी जो लोमार्डी था उस पर इटली का अधिकार, पीडमाउंट का अधिकार माना गया। इस तरह से एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। और फिर आगे चलकर काउर ने नेपोलियन III को सेवाए प्रदेश देने का लोभ देकर पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय, न्यूट्रल रहने का और इटली के राज्यों का पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में यह नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, इसलिए काउर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काउर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें, जिसमें पर्मा, मोडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह यानी वहां के लोगों के संग्रह के माध्यम से इसे पुष्ट भी कर लिया। यानी वहां के लोगों के इच्छा से वहां पे सबको इटली में मिला लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था, क्योंकि इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण साथ साथ हुआ। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण से भी जूझ रहा था और इटली के एकीकरण में इसलिए नहीं बोला क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड पीडमाउंट को समर्थन दे रहे थे। तो वह सोचा कि अगर बोलेंगे तो फिर ये लोग साथ नहीं देंगे और हम पर हमला हो जाएगा, फिर हम लोग हार जाएंगे। ऑस्ट्रिया सोचा कि फिर हम हार जाएंगे। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण 1862 ईस्वी तक हो गया। आगे क्या होता है, तो आगे गैरिबाल्डी आता है। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो यह एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काउर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुरो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां को सत्ता संभाली। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। तब काउर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध किया और रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना उतार दी। किसने, तो काउर ने जो है वह पीडमाउंट की सेना उतार दी गैरिबाल्डी को रोकने के लिए। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काउर से हुई तथा उसने रोम के अभियान की योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए जितने भी क्षेत्र थे सबको बिना किसी संधि के, बिना किसी शर्त के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया गया भी, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। गैरिबाल्डी को विक्टर इमैनुअल कहा कि आप दक्षिणी क्षेत्र का शासक बन जाइए, तो इसने अस्वीकार कर दिया। वो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रसारित किया गया। भारतीय जब स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी तो इनके चरित्र को बहुत ज्यादा प्रसारित किया गया और लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। गैरिबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय लिखे हुए हैं। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काउर की मृत्यु हो गई और इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया।
उसके बाद क्या हुआ तो 1870-71 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। इमैनुएल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेज़िनी, काउर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। इन सभी घटनाओं के पीछे जो राष्ट्रवादी चेतना थी, जो राष्ट्रवादी समझ थी, वह सबसे ऊंची थी, सर्वोपरि थी। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में संपन्न हुआ। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबकी को काफी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।